हेलो 11th क्लास। हम अब तक की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि संविधान का क्या अर्थ है। संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक देश को चलाने वाले सभी नियमों और कानूनों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि संविधान, हमारी जो संविधान का निर्माण है वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया और उस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या था। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में दिए गए जो मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या है। हमारा जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आखिर क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण वो एक यूनिक संविधान माना जाता है। ठीक है, तो आप सबको ये ध्यान से सुनना है और उसके बाद नोट करना है। सबसे पहला हमारा आता है सबसे लंबा लिखित संविधान। बच्चों, हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब इसमें ध्यान देना, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। ठीक है, इसे नोट कर लो। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, लेकिन सबसे लंबा जो संविधान है, लिखित संविधान, वो हमारे देश का है। ठीक, इसमें क्यों ये सबसे लंबा संविधान है? अब इसमें देखिए, जब हमारा, मैंने इसमें दो भागों में से डिवाइड किया है। एक है मूल संविधान। मूल संविधान यानी जब हमने 26 जनवरी 1950 को इसे एक्सेप्ट किया था, इसे लागू किया गया था। एक्सेप्ट हमने इसे 1949 में किया था, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो उस समय इसमें कितने अनुच्छेद और भाग थे, और वर्तमान जो हमारा संविधान है उसमें कितना इसमें परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि समय के साथ साथ संशोधन होना जरूरी है। तो उन संशोधनों यानी बदलाव के कारण हमारे संविधान में भी कुछ बदलाव आए हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। समय के साथ इन अनुच्छेदों भागों की संख्या बढ़ती गई है संशोधनों के माध्यम से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो अब 470 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स में ही नियम और कानून लिखे हुए हैं। ठीक है, 25 भाग और इसकी अब 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसकी विशेषता है संविधान सभा द्वारा निर्मित। हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि ये ब्रिटेन के संविधान की तरह किसी रीति रिवाज या परिपाटियों पर अभी समय यानी जो ये होते हैं आपके प्रस्तावनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे प्रॉपर तरीके से एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इस संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लिए, जिसमें 166 मीटिंग्स हुई थी। हर विषय पर, हर चीज़ पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई थी, प्रॉपर बहस हुई थी, और उसके बाद हमारे संविधान के अनुच्छेद निकल कर आए थे। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा इसे बनाया गया और इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। नेक्स्ट, एक प्रस्तावना। हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्योंकि प्रस्तावना ही है जो हमें बताती है कि हमारे संविधान का दर्शन क्या है, हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, हमारी सरकार संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहती है, और साथ ही इसमें संविधान को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है जिसे हम संविधान का दर्शन और उसकी आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वतंत्र भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यानी इसकी सरकार को जो है वो स्वयं जनता के द्वारा चुनी जाएगी। राष्ट्र का अध्यक्ष जनता के द्वारा
चयनित होगा, चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, और साथ ही ये सरकार किसी दूसरे के दबाव में आकर काम नहीं करेगी, बल्कि ये प्रभुत्व संपन्न होगी, यानी ये अपने निर्णय लेने में पूरी तरह से आज़ाद होगी। किसी और सरकार का बाहरी फोर्स का इस पर कोई दबाव नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें, एक सेकंड, संसदीय शासन प्रणाली। संविधान में लिखा गया है कि हमारी शासन प्रणाली कैसी होगी? संसदात्मक, संसदीय शासन प्रणाली होगी। इस प्रकार की शासन प्रणाली में क्या होता है बच्चों कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो हमारे देश में भी एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, जैसे कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उन्हें हम नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा लिए जाते हैं। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय देश के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लेते हैं, जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन वो निर्णय तब तक कानून नहीं बन पाते या तब तक इन्फोर्स नहीं हो पाते जब तक कि उस पर राष्ट्रपति साइन ना कर दें। तो राष्ट्रपति का काम क्या है? किसी चीज़ को मोहर लगाना, इसलिए हम उन्हें रबड़ मोहर भी कहते हैं। राष्ट्रपति को एक रबड़ मोहर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका काम है जो भी निर्णय लिए गए हैं उन पर अपनी स्वीकृति देना, मोहर लगाना, और इसीलिए हम इसे नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं। तो हमारे देश में क्या है? एक संसदीय कार्यपालिका है जिसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका है यानी राष्ट्रपति, और एक वास्तविक कार्यपालिका है जो वास्तव में निर्णय लेती है, और वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट आता है आपका संघात्मक शासन प्रणाली। हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है बच्चों कि इसमें शासन की पावर्स को, यानी सरकार की जो पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो किसी एक हाथ में या एक संस्था में लिमिट नहीं होती, एक संस्था के अंदर केंद्रित नहीं होती, बल्कि इसको नीचे के लेवल तक बांट दिया जाता है। संघ यानी समूह। तो शासन की पावर्स को संघात्मक शासन प्रणाली में बांट दिया जाता है, विकेंद्रित कर दिया जाता है। इसमें मेनली दो प्रकार की सरकार होती हैं, एक केंद्र सरकार जो पूरे देश के से संबंधित निर्णय लेती है, और एक हर राज्य की अपनी अलग सरकार, राज्य सरकार। जैसा हमारे देश में केंद्र सरकार है, जिसे हम, जो कि मोदी जी की सरकार है, जो कि पूरे देश के लिए निर्णय लेती है, और हर राज्य की अपनी अलग अलग सरकार है। जैसे दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार है, यूपी की योगी जी की सरकार है, इस तरह बिहार की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, पश्चिमी बंगाल की अलग है, उड़ीसा की अलग सरकार है। ठीक है, तो संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि शासन की शक्तियों को नीचे के लेवल तक, यानी शासन की इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच बांट दिया जाता है। अब समस्या ये थी कि ये तो कह दिया कि बांट दिया जाएगा, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा जाता तो केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने को लेकर विवाद हो सकते थे। इसलिए हमारे संविधान के द्वारा दोनों की ही शक्तियों को पूरी अच्छी तरीके से बंटवारा कर दिया गया, और इसके लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई। ठीक है, 3 सूचियां बनाई गई, जिसे हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं, और इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये विषय वो हैं जिनका संबंध पूरे देश से है। राज्य सूची, जिनमें 66 विषय आते हैं, और इन पर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार कानून बनाती हैं। अगली आती है समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय हैं। ये वो विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी। लेकिन अगर दोनों में कानूनों में क्लैश हो जाए, यानी एक ही विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून वैलिड होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा अच्छे तरीके से संविधान के द्वारा कर दिया गया है। अगला आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य।
हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया गया है। हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। मूल संविधान में ये 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। तो इस समय हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और अगर कोई हमसे इन्हें छीनता है तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह जहाँ अधिकार हैं वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। तो भाग 4A के अंतर्गत हमारे 11 कर्तव्य उल्लेखित किए गए हैं, लिखा गया है उन्हें। पहले ये 10 थे, लेकिन अब शिक्षा का जो अधिकार है वही कर्तव्य भी है, तो अब हमारे 11 कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, तो ये भाग 4A के अंतर्गत हमारे 11 कर्तव्य हैं, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं थे कर्तव्य, इन्हें बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है कि इसने नागरिकों को स्पष्ट मौलिक अधिकार और कर्तव्य दे दिए हैं, और अगर कोई हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीनता है तो हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं, ऐसे इसके अंदर निर्देश दिए गए हैं जो राज्यों को कानून बनाते समय ध्यान में रखने हैं। ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के भाग 4 में जन कल्याण से संबंधित ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिन्हें राज्यों को अपने कानून बनाते समय ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चों ये वाद योग्य नहीं है, यानी अगर सरकार इनका पालन नहीं करती है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान में लिखा है कि अगर राज्य के पास संसाधन होंगे तो वो इन निर्देशों का पालन करे, इन निर्देशों के अनुसार नीतियाँ बनाए। लेकिन अगर संसाधन नहीं है तो उसमें उस समय तक उन्हें छूट दी जा सकती है जब तक कि वो संसाधन उनके पास ना आ जाए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और इसमें जन कल्याण के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। अगला आता है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान के द्वारा, यह हमारे संविधान की बहुत बड़ी खासियत है कि जैसे ही हमारे देश का संविधान बना, सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया गया। यानी सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, लिंग, जाति, धर्म आदि के भेदभाव के बिना सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। वयस्क नागरिक यानी जो 18 या 18 साल से ऊपर हो, उन्हें वोट डालने का बराबर अधिकार है। जबकि दूसरे देशों में इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए सदियों तक संघर्ष चला, लेकिन हमारे संविधान की खासियत है कि जब ये संविधान लागू हुआ उसके साथ ही समानता का पालन करते हुए सभी को वोट डालने का बराबर अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता यानी किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वो किसी विशेष राज्य का नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संघात्मक शासन जहाँ होते हैं वहाँ दोहरी नागरिकता लोगों को दी जाती है। एक उस देश की नागरिकता और दूसरा वो जिस राज्य में रह रहा है उसकी नागरिकता। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ये भी संघात्मक राज्य हैं और यहाँ इन्होंने अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी है। ठीक है, जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले व्यक्ति के पास एक न्यूयॉर्क की नागरिकता होगी और दूसरी अमेरिका की नागरिकता होगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं किया गया। हमारे देश में एकता को बनाए रखने के लिए ये कहा गया कि किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, उस राज्य का पर्टिकुलर नागरिक नहीं होगा। बिहार में रहने वाला व्यक्ति, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। दिल्ली का अलग से नागरिक होने के नाते उसे अलग से कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी। लचीला और कठोर संविधान। हमारे देश का संविधान की खासियत और क्या है कि ये लचीला भी है और कठोर भी है। कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो हमारे देश के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। विशेष बहुमत यानी संसद से भी पास होगा और फिर राज्य की विधानसभाओं से भी, तो इसमें एक लंबा टाइम लगता है। तो ऐसे मामले जो राज्यों से संबंधित हैं, खासकर उनमें हमने ऐसे प्रावधान रखे हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत
होगी। वो अकेले केंद्र सरकार के चाहने से या राज्य सरकार के चाहने से परिवर्तित नहीं होंगी। दूसरा, हमारा संविधान लचीला भी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें हम साधारण बहुमत से ही बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत, संसद में साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पास हुआ और वो चेंज जो है संविधान में कर दिया जाएगा। इसमें आते हैं जैसे कि राज्य के नाम में परिवर्तन या उनकी बाउंड्रीज में परिवर्तन। ठीक है, तो हमारे देश का संविधान कैसा है? लचीला भी है और कठोर भी। कुछ में विशेष बहुमत की जरूरत है बदलाव के लिए, तो कुछ साधारण बहुमत से ही पास हो जाते हैं। अगला आता है, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसमें अगली आती है आपकी आपातकालीन व्यवस्था। हमारे संविधान में स्पष्ट लिख दिया गया है कि नॉर्मल कंडीशंस में तो हम देश में शांति बनाए ही रखेंगे, लेकिन मान लो अगर देश पर कोई संकट आ जाए, आपातकाल आ जाए, तो उस स्थिति में हम अपने देश को कैसे मजबूत बनाएं, उसकी व्यवस्था भी संविधान के अंतर्गत कर दी गई है। 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था की बात की गई है इसमें। एक, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, यानी जिसमें है कि अगर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए। दूसरा है संवैधानिक संकट, जिसको अनुच्छेद 356 में कहा गया है, यानी अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पाती या अपना बहुमत खो देती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, यानी वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाएगा। तीसरा आता है वित्तीयापातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है, जिसका अर्थ है कि अगर देश पर वित्तीय संकट आ जाए तो उस स्थिति से हम कैसे निपटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार 3 आपातकालों की व्यवस्था और उनका समाधान किया गया है: राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक संकट या राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो ये हमारे संविधान की बच्चों कुछ विशेषताएं हैं, हालांकि विशेषताएं बहुत सारी हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तुम्हें 6 नंबर का, इसलिए कम से कम इतनी, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं ही मैंने इसमें बताई हैं, तो कम से कम इतनी आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। आपातकालीन व्यवस्था, संविधान लचीला और कठोर दोनों है, एक हरी नागरिकता है संविधान के द्वारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य बताए गए हैं, संघात्मक शासन प्रणाली है हमारे देश में, संसदीय शासन प्रणाली जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका आती हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा देश। हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है जो कि उसकी आत्मा कही जाती है। हमारे देश का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और हमारे देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, तो आपको ये सारी विशेषताओं को अच्छे से समझना है और नोट करना है। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। हेलो 11th क्लास, हम अब तक की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि संविधान का क्या अर्थ है। संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक देश को चलाने वाले सभी नियमों और कानूनों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि संविधान, हमारी जो संविधान का निर्माण है वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया और उस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या था, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में दिए गए जो मुख्य शब्द हैं उनके अर्थ के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान की विशेषताएं क्या है। हमारा जो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आखिर क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण वो एक यूनिक संविधान माना जाता है। ठीक है, तो आप सबको ये ध्यान से सुनना है और उसके बाद नोट करना है। सबसे पहला हमारा आता है सबसे लंबा लिखित संविधान। बच्चों, हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब इसमें ध्यान देना, हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। ठीक है, इसे नोट कर लो। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, लेकिन सबसे लंबा जो संविधान है लिखित संविधान वो हमारे देश का है। ठीक, इसमें क्यों ये सबसे लंबा संविधान है? अब इसमें देखिए, जब हमारा, मैंने इसमें 2 भागों में से डिवाइड किया है। एक है मूल संविधान। मूल संविधान यानी जब हमने 26 जनवरी 1950 को इसे एक्सेप्ट किया था, इसे लागू किया गया था। एक्सेप्ट हमने इसे 1949 में किया था, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो उस समय इसमें कितने अनुच्छेद और भाग थे
और वर्तमान जो हमारा संविधान है उसमें कितना इसमें परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि समय के साथ साथ संशोधन होना जरूरी है। तो उन संशोधनों यानी बदलाव के कारण हमारे संविधान में भी कुछ बदलाव आए हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। समय के साथ इन अनुच्छेदों भागों की संख्या बढ़ती गई है संशोधनों के माध्यम से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो अब 470 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स में ही नियम और कानून लिखे हुए हैं। ठीक है, 25 भाग और इसकी अब 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसकी विशेषता है संविधान सभा द्वारा निर्मित। हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि ये ब्रिटेन के संविधान की तरह किसी रीति रिवाज या परिपाटियों पर अभी समय यानी ये होते हैं आपके प्रस्तावनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे प्रॉपर तरीके से एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इस संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लिए, जिसमें 166 मीटिंग्स हुई थी। हर विषय पर, हर चीज़ पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई थी, प्रॉपर बहस हुई थी और उसके बाद हमारे संविधान के अनुच्छेद निकल कर आए थे। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा इसे बनाया गया और इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। नेक्स्ट एक प्रस्तावना। हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्योंकि प्रस्तावना ही है जो हमें बताती है कि हमारे संविधान का दर्शन क्या है, हमारे संविधान का लक्ष्य क्या है, हमारी सरकार संविधान के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहती है, और साथ ही इसमें संविधान को संक्षिप्त रूप में बताया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है जिसे हम संविधान का दर्शन और उसकी आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वतंत्र भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यानी इसकी सरकार को जो है वो स्वयं जनता के द्वारा चुनी जाएगी। राष्ट्र का अध्यक्ष जनता के द्वारा चयनित होगा, चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा, और साथ ही ये सरकार किसी दूसरे के दबाव में आकर काम नहीं करेगी, बल्कि ये प्रभुत्व संपन्न होगी, यानी ये अपने निर्णय लेने में पूरी तरह से आज़ाद होगी। किसी और सरकार का बाहरी फोर्स का इस पर कोई दबाव नहीं होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इसमें एक सेकंड, संसदीय शासन प्रणाली। संविधान में लिखा गया है कि हमारी शासन प्रणाली कैसी होगी, संसदात्मक संसदीय शासन प्रणाली होगी। इस प्रकार की शासन प्रणाली में क्या होता है बच्चों कि इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो हमारे देश में भी एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, जैसे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उन्हें हम नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा लिए जाते हैं। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय देश के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लेते हैं, जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, लेकिन वो निर्णय तब तक कानून नहीं बन पाते या तब तक इन्फोर्स नहीं हो पाते जब तक कि उस पर राष्ट्रपति साइन ना कर दें। तो राष्ट्रपति का काम क्या है, किसी चीज़ को मोहर लगाना, इसलिए हम उन्हें रबड़ मोहर भी कहते हैं। राष्ट्रपति को एक रबड़ मोहर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका काम है जो भी निर्णय लिए गए हैं उन पर अपनी स्वीकृति देना, मोहर लगाना, और इसीलिए हम इसे नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहते हैं। तो हमारे देश में क्या है, एक संसदीय कार्यपालिका है जिसमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका है यानी राष्ट्रपति, और एक वास्तविक कार्यपालिका है जो वास्तव में निर्णय लेती है, और वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट आता है आपका संघात्मक शासन प्रणाली। हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है।
संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है बच्चों कि इसमें शासन की पावर्स को, यानी सरकार की जो पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो किसी एक हाथ में या एक संस्था में लिमिट नहीं होती, एक संस्था के अंदर केंद्रित नहीं होती, बल्कि इसको नीचे के लेवल तक बांट दिया जाता है। संघ यानी समूह, तो शासन की पावर्स को संघात्मक शासन प्रणाली में बांट दिया जाता है, विकेंद्रित कर दिया जाता है। इसमें मेनली दो प्रकार की सरकार होती हैं। एक केंद्र सरकार जो पूरे देश के से संबंधित निर्णय लेती है, और एक हर राज्य की अपनी अलग सरकार, राज्य सरकार। जैसा हमारे देश में केंद्र सरकार है, जिसे हम, जो कि मोदी जी की सरकार है, जो कि पूरे देश के लिए निर्णय लेती है, और हर राज्य की अपनी अलग अलग सरकार है। जैसे दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार है, यूपी की योगी जी की सरकार है, इस तरह बिहार की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, पश्चिमी बंगाल की अलग है, उड़ीसा की अलग सरकार है। ठीक है, तो संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि शासन की शक्तियों को नीचे के लेवल तक, यानी शासन की इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच बांट दिया जाता है। अब समस्या ये थी कि ये तो कह दिया कि बांट दिया जाएगा, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा जाता तो केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने को लेकर विवाद हो सकते थे। इसलिए हमारे संविधान के द्वारा दोनों की ही शक्तियों को पूरी अच्छी तरीके से बंटवारा कर दिया गया, और इसके लिए 3 अनुसूचियां बनाई गई। ठीक है, 3 सूचियां बनाई गई, जिसे हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं, और इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये विषय वो हैं जिनका संबंध पूरे देश से है। राज्य सूची, जिनमें 66 विषय आते हैं, और इन पर राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों की स्थिति के अनुसार कानून बनाती हैं। अगली आती है समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय हैं। ये वो विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी। लेकिन अगर दोनों में कानूनों में क्लैश हो जाए, यानी एक ही विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून वैलिड होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा अच्छे तरीके से संविधान के द्वारा कर दिया गया है। अगला आता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया गया है। हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। मूल संविधान में ये 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। तो इस समय हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, और अगर कोई हमसे इन्हें छीनता है तो हम उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह जहाँ अधिकार हैं वहाँ कर्तव्य भी होते हैं। तो भाग 4A के अंतर्गत हमारे 11 कर्तव्य उल्लेखित किए गए हैं, लिखा गया है उन्हें। पहले ये 10 थे, लेकिन अब शिक्षा का जो अधिकार है वही कर्तव्य भी है, तो अब हमारे 11 कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, तो ये भाग 4A के अंतर्गत हमारे 11 कर्तव्य हैं, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं थे कर्तव्य, इन्हें बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है कि इसने नागरिकों को स्पष्ट मौलिक अधिकार और कर्तव्य दे दिए हैं, और अगर कोई हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीनता है तो हम उनके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं, ऐसे इसके अंदर निर्देश दिए गए हैं जो राज्यों को कानून बनाते समय ध्यान में रखने हैं। ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के भाग 4 में जन कल्याण से संबंधित ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिन्हें राज्यों को अपने कानून बनाते समय ध्यान में रखना है।
लेकिन बच्चों ये वाद योग्य नहीं है, यानी अगर सरकार इनका पालन नहीं करती है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान में लिखा है कि अगर राज्य के पास संसाधन होंगे तो वो इन निर्देशों का पालन करे, इन निर्देशों के अनुसार नीतियाँ बनाए। लेकिन अगर संसाधन नहीं है तो उसमें उस समय तक उन्हें छूट दी जा सकती है जब तक कि वो संसाधन उनके पास ना आ जाए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और इसमें जन कल्याण के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। अगला आता है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान के द्वारा, यह हमारे संविधान की बहुत बड़ी खासियत है कि जैसे ही हमारे देश का संविधान बना, सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया गया। यानी सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, लिंग, जाति, धर्म आदि के भेदभाव के बिना सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। वयस्क नागरिक यानी जो 18 या 18 साल से ऊपर हो, उन्हें वोट डालने का बराबर अधिकार है। जबकि दूसरे देशों में इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए सदियों तक संघर्ष चला, लेकिन हमारे संविधान की खासियत है कि जब ये संविधान लागू हुआ उसके साथ ही समानता का पालन करते हुए सभी को वोट डालने का बराबर अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट आता है आपका इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता यानी किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, वो किसी विशेष राज्य का नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संघात्मक शासन जहाँ होते हैं वहाँ दोहरी नागरिकता लोगों को दी जाती है। एक उस देश की नागरिकता और दूसरा वो जिस राज्य में रह रहा है उसकी नागरिकता। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ये भी संघात्मक राज्य हैं और यहाँ इन्होंने अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी है। ठीक है, जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले व्यक्ति के पास एक न्यूयॉर्क की नागरिकता होगी और दूसरी अमेरिका की नागरिकता होगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं किया गया। हमारे देश में एकता को बनाए रखने के लिए ये कहा गया कि किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है, उस राज्य का पर्टिकुलर नागरिक नहीं होगा। बिहार में रहने वाला व्यक्ति, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। दिल्ली का अलग से नागरिक होने के नाते उसे अलग से कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी। लचीला और कठोर संविधान। हमारे देश का संविधान की खासियत और क्या है कि ये लचीला भी है और कठोर भी है। कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो हमारे देश के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। विशेष बहुमत यानी संसद से भी पास होगा और फिर राज्य की विधानसभाओं से भी, तो इसमें एक लंबा टाइम लगता है। तो ऐसे मामले जो राज्यों से संबंधित हैं, खासकर उनमें हमने ऐसे प्रावधान रखे हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी। वो अकेले केंद्र सरकार के चाहने से या राज्य सरकार के चाहने से परिवर्तित नहीं होंगे। दूसरा, हमारा संविधान लचीला भी है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें हम साधारण बहुमत से ही बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत, संसद में साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पास हुआ और वो चेंज जो है संविधान में कर दिया जाएगा। इसमें आते हैं जैसे कि राज्य के नाम में परिवर्तन या उनकी बाउंड्रीज में परिवर्तन। ठीक है, तो हमारे देश का संविधान कैसा है? लचीला भी है और कठोर भी। कुछ में विशेष बहुमत की जरूरत है बदलाव के लिए, तो कुछ साधारण बहुमत से ही पास हो जाते हैं। अगला आता है, वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसमें अगली आती है आपकी आपातकालीन व्यवस्था। हमारे संविधान में स्पष्ट लिख दिया गया है कि नॉर्मल कंडीशंस में तो हम देश में शांति बनाए ही रखेंगे, लेकिन मान लो अगर देश पर कोई संकट आ जाए, आपातकाल आ जाए, तो उस स्थिति में हम अपने देश को कैसे मजबूत बनाएं, उसकी व्यवस्था भी संविधान के अंतर्गत कर दी गई है। 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था की बात की गई है इसमें। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, यानी जिसमें है कि अगर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या देश में कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए। दूसरा है संवैधानिक संकट, जिसको अनुच्छेद 356 में कहा गया है, यानी अगर किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल पाती या अपना बहुमत खो देती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, यानी वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाएगा। तीसरा आता है वित्तीयापातकाल, जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है, जिसका अर्थ है कि अगर देश पर वित्तीय संकट आ जाए तो उस स्थिति से हम कैसे निपटेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार 3 आपातकालों की व्यवस्था और उनका समाधान किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक संकट या राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो ये हमारे संविधान की बच्चों कुछ विशेषताएं हैं। हालांकि विशेषताएं बहुत सारी हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तुम्हें 6 नंबर का, इसलिए कम से कम इतनी, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं ही मैंने इसमें बताई हैं, तो कम से कम इतनी आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। आपातकालीन व्यवस्था, संविधान लचीला और कठोर दोनों है। एक हरी नागरिकता है संविधान के द्वारा। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य बताए गए हैं। संघात्मक शासन प्रणाली है हमारे देश में। संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका आती हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है हमारा देश। हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है जो कि उसकी आत्मा कही जाती है। हमारे देश का संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और हमारे देश का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, तो आपको ये सारी विशेषताओं को अच्छे से समझना है और नोट करना है। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास।